हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.6 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 6th एक्सरसाइज 7.6 एक्सरसाइज के लिए हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर 7.6 एक्सरसाइज के लिए वो टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। तो अभी तक हम पीछे की जो एक्सरसाइज पढ़ी हमने, ठीक है ना, 7.4 7.5, ठीक है, इन सब हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है लीनियर परमुटेशन। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आपने एक रो में अरेंज किया था, एक लाइन में अरेंज किया हुआ था। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कुलर परमुटेशन, मतलब आपको सर्कल में अरेंज करने हैं चीजें, ठीक है। तो कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो हम शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि 7.5 जो था, ठीक है, 7.3 से कह सकता हूं मैं 3, 4 एंड 7.5, इसमें जो हमने पढ़ा वो था हमारे पास लीनियर परमुटेशन। लीनियर परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में अरेंज किए हैं, एक रो में अरेंज किए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अरेंज किए हुए एक रो के अंदर, इन बॉक्सेज में कुछ हमने नंबर्स फिल किए हैं, कुछ लेटर्स फिल किए हैं। अगर मैं इनको चेयर समझू तो कुछ पर्सन को मैंने एक लाइन में बैठाया ऐसे, ठीक है, तो वो था लीनियर परमुटेशन। लेकिन अब सर्कुलर परमुटेशन क्या होगा, हम एक सर्कल में बैठाएंगे इन सबको, ठीक है, सर्कल में। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर की, तो आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स थे और n ऑब्जेक्ट्स में से आपने r ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, npr। उसका फॉर्मूला क्या होता था, यहां से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता था इसका, ठीक है। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था। इसमें 7 जो फिफ्थ एक्सरसाइज थे 7.5, उसमें हमने रिपीटेशन के बारे में पढ़ा था। अगर कुछ लेटर्स रिपीट होते हैं तो वहां पे हमने पढ़ा था कैसे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आता था, p फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय q फैक्टोरियल, ऐसा कुछ हमने 7.5 में डिस्कस किया हुआ है। बाकी 7.3 एंड 4 में हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। लेकिन ये सब बातें किसकी थी, लीनियर की। ये सब बातें लीनियर परमुटेशन की थी। अब हम सर्कुलर परमुटेशन की डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सर्कुलर परमुटेशन में सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n, तो उन n ऑब्जेक्ट्स को अगर हम एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में पहले फिक्स कर दो, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे सबसे पहले फिक्स कर दिया है। अब फिक्स कर दिया तो आपके पास रिमेनिंग कितने हैं, n-1 आपके पास कितने हैं रिमेनिंग, ठीक है। ये रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आपके पास n-1। तो उन n-1 को आप कैसे अरेंज करोगे, या तो ऐसे अरेंज करेंगे या फिर ऐसे अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट को मैंने यहां पे रखा, सेकंड को यहां पे, थर्ड को यहां पे, ऐसे रखता हुआ चला जाऊंगा मैं n-1 ऑब्जेक्ट्स को। तो हमें बेसिकली n-1 ऑब्जेक्ट्स को ही रखना है सर्कल में। हमने वन जो ऑब्जेक्ट है उसको तो हमने फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया तो इस बात को मैं कैसे कहूंगा, अगर मैंने n ऑब्जेक्ट्स एक सर्कल में अरेंज किए हैं, एक सर्कल में अगर मैंने n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया हुआ है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा 1p1। 1p1 का मतलब क्या होता है भाई, वन जो फिक्स किया है उसको मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। वन में से वन को हमने फिक्स कर दिया है वन शीट के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई, अब जो रिमेनिंग n-1 है उनके लिए हम क्या लिखेंगे, n-1 p n-1, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आती है कि ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 शुरू में, और आगे कितना हो जाएगा ये n-1 फैक्टोरियल,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, इसको सभी को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये मैंने यहां पे कुछ स्टार मार्क्स सा बना दिया एक। ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल, दोबारा समझिए, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको क्वेश्चन में बताया गया है उन n ऑब्जेक्ट्स को हमें एक सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, दोबारा समझिए, आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स को हम एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा डायरेक्ट n-1 फैक्टोरियल। क्यों होगा वो मैंने अभी आपको यहां पे समझाया है। आई होप सभी को मेरी बात इतने समझ में आ गई। एक बार लास्ट में फिर बता देता हूं, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और आप उन n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करना चाहते हैं, सर्कल में, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों होगा वो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, दोबारा से, पीछे वाले एक्सरसाइज में क्या था, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स को आप एक लाइन में अरेंज करना चाहते हैं, लाइन में, तो फॉर्मूला आपके पास होगा सिर्फ n फैक्टोरियल। वो कहां से आया था, वो था npn की वजह से। ठीक है, अभी हमारे काम की चीज क्या है, n ऑब्जेक्ट्स को हमें एक सर्कल में अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर आपको यह बताया जाए कि n ऑब्जेक्ट्स ही आपके पास हैं, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स को आप ये समझिए कि आपके पास जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, वो आपके पास उसको आप या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में अगर उनको अरेंज करते हैं तो आपको अरेंजमेंट एक जैसा दिखता है। दोबारा समझिए मेरी बात, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर हम उन n ऑब्जेक्ट्स को या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अरेंज करते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो आप जो परमुटेशन होगा वो क्या होगा, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आप उन n ऑब्जेक्ट्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं, तो आप कितने तरीकों से उनको अरेंज कर पाएंगे सर्कल में। ठीक है, ये सारी बात सर्कल की ही चल रही है। अगर हम सर्कल में उनको अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर पाएंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा n-1 फैक्टोरियल, जो होता था सर्कल के लिए, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, हाफ, 1/2 लग जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। दोबारा समझिए मेरी बात, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उन n ऑब्जेक्ट्स को अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रखते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, बीच मैंने और लिखा, तो आपके पास सेम अरेंजमेंट आता है। ठीक है, सर्कल में आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे n ऑब्जेक्ट्स को, और अगर आपके पास सेम अरेंजमेंट आए तो उस n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में रखने का कितने तरीके हो सकते हैं, उनका अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन क्या हो सकता है, तो वो फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम किन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में नेकलेस वर्ड मिल जाए, गार्लैंड वर्ड मिल जाए, ठीक है, क्योंकि जब एक नेकलेस अगर हमारे पास है तो उस नेकलेस में यहां पे तो हमने एक, यहां पे उन दोनों थ्रेड को यहां से बांध रखा है दोनों साइड से, और बाकी जो बीड्स हैं, ठीक है, या जो फ्लावर्स हैं, उनको हमने इस नेकलेस में, इस गार्लैंड के हमने यहां पे ऐसे डाल रखा है। तो दोनों तरफ से जो अरेंजमेंट होगा वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो टोटल तो अरेंजमेंट कितना हो गया, n-1 फैक्टोरियल, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए दोनों तरफ से सेम अरेंजमेंट होता है, इसलिए आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, हाफ से आपने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आप कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में नेकलेस, गार्लैंड इस तरह का कुछ आ जाए, या ये भी ना आए और आपको क्वेश्चन के सेंस से समझ में आए कि अगर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रखा और सेम अरेंजमेंट आता है दोनों तरफ से, तो उसमें आप ये फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सम एग्जांपल।
फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, अच्छे से सुने सभी मेरी बात को। फर्स्ट एग्जाम्पल में है इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन्स हैं और आप उन 6 पर्सन्स को एक लाइन में अरेंज करना चाहते हैं। 6 पर्सन्स को आप एक लाइन में बैठाना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो उसका कितने तरीके हो सकते हैं? तो उसका तरीका होगा 6p6 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसको आप लिख पाएंगे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप ये सभी को पता है कि इसकी वैल्यू 720 आती है, 720। ओके, नाउ अगर इन 6 पर्सन को, सेकंड पार्ट में आता है कि अगर आप इन 6 पर्सन को एक सर्कल में अरेंज करते हैं, ये मैंने यहां पे सर्कल लिखा है, ठीक है, तो उसको अरेंज करने के, उन 6 पर्सन को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? तो आपके पास n-1 फैक्टोरियल की वजह से 6-1 फैक्टोरियल आंसर आएगा, विच इज 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा कितना? 120। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर सेकंड। देखिए एग्जांपल सेकंड है 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन, ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, 5 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन आपको दिए हुए हैं। अब हमें इनको एक राउंड टेबल पे बैठाना है, ठीक है, एक राउंड टेबल है, उस पे आपको इन 10 मेंबर्स को बैठाना है, ठीक है, लेकिन कंडीशन दी गई है नो 2 लेडीज, नो 2 लेडीज सिट टुगेदर, सिट टुगेदर, ठीक है। ये क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस है, ये कंडीशन आपको दे रखी है, 5 लेडी एंड 5 जेंटलमैन में से आपको कोई भी 2 लेडीज हैं वो एक साथ नहीं बैठानी, ये आपको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से आप ये प्रोसीजर कर सकते हो? भाई ऐसा हम लीनियर में भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको ऐसा बताया गया है कि 2 लेडीज को आपको एक साथ नहीं बैठाना, तो इसका मतलब फर्स्ट हमें यहां से उसको अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा मेथड क्या होगा कि हमें जो यहां से हमें अगर लेडीज जो हैं उनको एक साथ नहीं बैठाना, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें यहां से जो जेंटलमैन हैं उनको हमें फर्स्टली अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्टली इनको आप अरेंज कीजिए। तो देखिए फर्स्ट जेंटलमैन को मैंने यहां पे बैठा दिया, सेकंड जेंटलमैन को मैं यहां पे रख रहा हूं, थर्ड को मैं यहां पे बैठा रहा हूं, उसके बाद फोर्थ जो जेंटलमैन है उसको राउंड टेबल पे मैंने यहां पे बैठाया, और फिफ्थ जो जेंटलमैन है उसको मैंने यहां पे बैठा दिया, ठीक है। अब आपके पास बीच में मैं कुछ डॉट्स लगा रहा हूं, यहां पे अगर आप लेडीज को बैठाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं बैठी है इस अरेंजमेंट में, ठीक है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे? आप कहेंगे इस अरेंजमेंट में हमें क्या करना चाहिए? भाई सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पहले 5 जेंटलमैन अरेंज आपने किए हैं, तो जेंटलमैन के लिए अरेंजमेंट क्या होगा, देन लेडीज के लिए अरेंजमेंट क्या होगा, आपको ये बताना है। तो जेंटलमैन को आपने सर्कल में अरेंज किया है, तो 5 जेंटलमैन हैं, उनको अगर आपने सर्कल में अरेंज किया है, देन उसका परमुटेशन होगा 5-1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आपने उनको सर्कल में अरेंज किया, आपने उनको तो सर्कल में अरेंज किया, इस वजह से 5-1 फैक्टोरियल आया। देन लेडीज की बात करते हैं, लेडीज को तो आपने जहां पे वैकेंट स्पेस था वहीं पे तो बैठाया, उसका तो सर्कल से मतलब नहीं है, और आप उन डॉट्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब जहां पे डॉट्स की जगह पे जो लेडीज आएंगी उनको आप आपस में चेंज कर पाएंगे। तो लेडीज के लिए कितना हो जाएगा, लेडीज क्योंकि 5 है तो उसको तो आप कैसे अरेंज करेंगे, 5p5, तो यहां से आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल देन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब कितना है आपके पास, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 आता है, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपके पास आएगा 2880। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आ गई है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में है 3 बॉयज, ओके, एंड 3 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, ठीक है। टोटल 6 स्टूडेंट्स हमें दिए हुए। अब कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन तो यह है कि आपको इन सबको एक सर्कल में बैठाना है। सेकंड कंडीशन है कि इन बॉयज में से एक बॉय है एक्स, वो ये नहीं चाहता कि उसके नेबरहुड में कोई गर्ल हो। सिमिलरली 3 गर्ल्स में से एक गर्ल है जिसका नाम है वाई, वो ये नहीं चाहती कि उसके नेबर में कोई बॉय हो, ठीक है। 2 गर्ल यहां पर एक्स्ट्रा और हैं, मान लो G1 एंड G2, ठीक है। देयर आर 3 गर्ल्स। सिमिलरली देयर आर 3 बॉयज। फर्स्ट बॉय तो एक्स हो गया, सेकंड बॉय को आपने B1 और थर्ड बॉय को आपने B2 बोल दिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जो एक्स बॉय है वो ये नहीं चाहता कि उसके नेबर में कोई गर्ल हो, और जो वाई गर्ल है वो ये नहीं चाहती कि उसके नेबर में कोई बॉय हो, ठीक है। मतलब कंडीशन इन दोनों पे अप्लाई है। तो कैसे अरेंज करूंगा? देखिए काफी आसान सा है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, एक्स बॉय को यहां पे अरेंज कर दें एंड वाई गर्ल जो है उसको आप यहां पे अरेंज कर दें। उसके बाद जो बॉयज हैं B1 और B2 उसको आप यहां पे या फिर यहां पे बैठा सकते हैं। मतलब इन दोनों का आप इंटरचेंज कर सकते हैं B1 B2 को, और जो G1 G2 है उन गर्ल्स को आप यहां पे अरेंज करें। तो आपको समझ में आया कि जो एक्स बॉय है उसके नेबर में देखो कोई गर्ल नहीं है, और वाई गर्ल के नेबर में कोई बॉय नहीं है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे इस चीज को? देखिए इसको आप लिखेंगे कि 1 बॉय को तो आपने अरेंज कर दिया, तो बॉयज के अरेंज होने का, क्योंकि इसका तो हो गया वन मेथड हो गया इसको अरेंज होने का तरीका, लेकिन जो बॉयज है वो आपस में अपनी जगह तो इंटरचेंज कर पाएंगे। अगर ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं तो आप कह सकते हैं यहां से कितना, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अब जो ये दोनों गर्ल्स हैं ये भी तो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकती हैं, तो आप यहां से भी कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आया यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज 4, ओके, विच इज 4। क्लियर? नाउ अगर किसी स्टूडेंट को डाउट लगते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप लोग दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है बेसिकली, ठीक है। फैसिलिटी सिर्फ तब तक ही होती है जब तक क्लास में टीचर है, ठीक है। जैसे आप घर चले गए हैं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट यूट्यूब के ऊपर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ एग्जाम्पल में है 5 बीड्स। आपके पास 5 बीड्स हैं, ठीक है, और आपको ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ऑफ डिफरेंट कलर, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके। सो हमें करना क्या है? हमें कहना है कि इन 5 बीड्स से हमें क्या करना है, एक नेकलेस क्रिएट करना है, नेकलेस, ओके, नेकलेस क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो जब आप नेकलेस क्रिएट करोगे तो मैंने अभी आपको थ्योरी समझाई तब बताया कि आप नेकलेस गार्लैंड ऐसा कुछ बनाते हो तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से हमेशा सेम अरेंजमेंट दिखेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 1/2 और यहां से 5 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल, आई होप सबको समझ में आ रही मेरी बात। और व्हाट इज दिस? दिस इज 4 फैक्टोरियल मतलब 24 डिवाइडेड बाय 2, तो देयर आर 12 ऑप्शंस, ठीक है, 12 वेज टू क्रिएट ए नेकलेस अंडर दिस कंडीशन, ओके। सो हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, ओके। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 7.6 जो आपकी है, ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज 7.6 है वो आपको कंप्लीट करनी है।
ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.6 के डाउट्स लेंगे एंड दैट देन उसके बाद हम 7.7 7.8 के अंदर जो कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके